हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बात करते हैं आज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में कि टीडीएस क्या है। मेरे ख्याल से ये हम लोग जानते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है? इनकम टैक्स के हिसाब से अगर देखें तो इनकम टैक्स किसको देना है? इनकम टैक्स देना है जिसने इनकम अर्न किया है, जिसने पे किया है उसको नहीं, जिसने खर्च किया है उसको नहीं, जिसने कमाया है उसको टैक्स देना है, इजंट इट? बट कहीं कहीं पर टैक्स किसको देना है? देना तो हमेशा इनकम जो अर्न करता है उसी को, लेकिन पेयर के ऊपर में एक लाइबिलिटी डाल दिया जाता है कि आप जब पे करेंगे रिसिपिएंट को, जब भी आप किसी भी पर्सन को पे करेंगे इनकम, तो इन दैट केस उस इनकम को पे करते समय कुछ पैसा काट करके गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। That is tax deducted at source, the source at which income is getting generated, है ना? वहां पर you are required to deduct tax and deposit to the government. That is why this is called TDS, tax deducted at source. ठीक है? तो उस केस में हम लोगों को अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। टीडीएस के पूरे चैप्टर को अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है कि टीडीएस का ऑपरेशनल प्रोविजंस, मतलब टैक्स कब काटना है, कब जमा कराना है। जमा कराना है तो उसके चलते आपको टैन लेना है कि नहीं, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना है कि नहीं, वो लेना है तो कब लेना है। उसके बाद में फिर रिटर्न्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का टीडीएस रिटर्न्स कब फाइल करना है ना? अगर आप लेट से पेमेंट करते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोविजंस एक है, ऑपरेशनल प्रोविजंस, और दूसरा है रेट रिलेटेड प्रोविजंस, है ना? अगर टैक्स काटना है तो कितना काटना है, इजंट इट? और किस किस पर काटना है ना? किस किस पर काटना है, कितना काटना है, ये एक इशू है। तो हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑपरेशनल प्रोविजन हम लोग अलग से देखेंगे, जो हम लोग देखे भी हैं, और एक देखना है रेट रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि कौन कौन सा आइटम्स है जिसमें हम लोग को टैक्स काटना है तो कितना काटना है, किस अमाउंट तक का एग्जेम्पशन है टैक्स काटने के लिए। ये सारा का सारा चीज हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, है ना? तो जहां तक बात है हम लोगों का दो लेवल है, एक अभी इंटरमीडिएट का और एक फाइनल का। तो हम लोग का अभी का जो डिस्कशन रहेगा वो आपका इंटरमीडिएट से रिलेटेड डिस्कशन रहेगा, है ना? और उतना काफ़ी है अपने एग्जाम के लिए, अपने जनरल नॉलेज को, जनरल नॉलेज रिलेटिंग टू टीडीएस को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? तो उतना हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो उसके लिए हम लोग क्या रेफर करेंगे, अभी हम लोग उसका बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग रेफर करेंगे आपके मॉड्यूल से ही, इनकम टैक्स के मॉड्यूल से ही रिलेटेड से लिया हुआ एक स्टेटमेंट है, जिसमें सेक्शन वाइज टीडीएस का अपने लिए जो जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो उसी को मैंने कॉपी किया है और उसी को हम लोग यहाँ पर रेफर करेंगे और उसको लेकर के चलेंगे। क्लियर है? तो हम लोग इसको बेस बनाते हुए इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। और साथ ही साथ अपने पास कुछ क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस कुछ टर्म्स में आए हुए क्वेश्चंस है, एंड इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से भी लिए हुए हैं, सो दैट कि हम लोग को टीडीएस के प्रोविजन को समझने में दिक्कत ना हो। उसको समझने के लिए हम लोग मेनली ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जनरल प्रोविजन। ठीक है, कि हम लोगों को कितना रुपया के ऊपर में टैक्स अगर डिडक्ट करना है तो कैसे डिडक्ट करना है। तो दो तीन चीज इसको समझने से पहले समझना है। सबसे पहला, जब आप, हम लोग देख तो रहे हैं सिर्फ ये, है ना? जब आप टीडीएस का बात करते हैं तो टीडीएस दो पर्सन्स पर काटा जाता है। एक हो सकता है रेसिडेंट,
एक हो सकता है जो रिसिपिएंट ऑफ इनकम है वो नॉन रेसिडेंट। जब आप रेसिडेंट का टीडीएस काटेंगे, ठीक है, जब आप रेसिडेंट का टीडीएस काटेंगे तो हो सकता है रेसिडेंट जो रेसिपिएंट हो वो सैलरी रिसीव कर रहा हो या फिर अदर कुछ भी रिसीव कर रहा हो, लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फी, ये सब रिसीव कर रहा हो। ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स भी बहुत कुछ रिसीव कर सकता है, जैसे सैलरी रिसीव कर सकता है, इंटरेस्ट, कमीशन, टेक्निकल फी, बहुत सारा कुछ रिसीव कर सकता है। क्लियर है? तो जब हम बात करते हैं कि रेसिडेंट सैलरी रिसीव करता है तो इसके ऊपर जब आप टीडीएस करेंगे तो आप रेट प्लस सेस ये भी करेंगे, है ना। अदर्स के ऊपर में सिर्फ रेट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जब आप नॉन रेसिडेंट का टीडीएस लेंगे तो वो भी रेट प्लस सेस दोनों होगा। समझ रहे हैं? तो रेसिडेंट का जब आप टीडीएस करेंगे तो उसमें जैसे इंटरेस्ट पर टीडीएस होगा, प्रोफेशनल फी पर टीडीएस होगा, तो जो रेट दिया हुआ है से रेट इज 5%, तो आप सिर्फ 5% ही काटेंगे। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट का कोई टीडीएस करेंगे और रेट दिया हुआ है मान लीजिए से 20%, तो 20% प्लस सेस वो भी डिडक्ट करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो हम लोग का जो टीडीएस रेट दिया हुआ है वो रेट फुल एंड फाइनल है जब आप टैक्स डिडक्ट करते हैं, रेसिडेंट को अगर पेमेंट करते हैं और वो अदर देन सैलरी होता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज को ध्यान रखेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, अब हम लोग एक एक करके टीडीएस के प्रोविजन को समझने का कोशिश करते हैं कि टीडीएस किस चीज पर कितना डिडक्ट होगा। हम लोग एक सेपरेट क्लास में वीडियो में देख लेंगे कि टीडीएस डिपॉजिट कब करना है, टीडीएस के लिए क्या क्या रिटर्न्स फाइल करना है, ये सब एक सेपरेट क्लास का चीज है। जबकि ये हम लोग सिर्फ डिडक्शन कितना करना है और किस पर कब करना है और कितने रुपए के ऊपर करना है इसको देख रहे हैं हम लोग अभी। इज दिस क्लियर? तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी का। हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं? सैलरी। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कर रहे हैं तो सैलरी को कंसिडर कर रहे हैं। गॉट इट? सैलरी। तो सैलरी के ऊपर में टीडीएस कब करना है ना, किसको करना है? तो जो भी आदमी सैलरी का पेमेंट करता है वो टैक्स काट करके सैलरी का पेमेंट करेगा। ठीक है, किसको सैलरी देते हैं? हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, और बट ऑब्वियस वो एम्प्लॉय इंडिविजुअल होता है ना। हम कोई पार्टनरशिप फर्म को सैलरी नहीं देंगे, हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे। तो जब कोई भी आदमी, एनी पर्सन is paying salary to his employee, in that case the payer is required to deduct tax on it। ठीक है, लेकिन कब? हम अगर 2 लाख रुपए का सैलरी दिए, हम अगर 1.5 लाख रुपए का सैलरी दिए, तब तो ये मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड ही नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स काटने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सैलरी का अमाउंट 2,50,000 या 3 लाख, एज द केस में भी ये सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख, और अगर नॉर्मल हो तो 2,50,000 या फिर 5 लाख होता है जब वेरी सीनियर होता है, बट 80 लाख के बाद काम करेगा कोई, है ना। तो लिव इट। तो उसलिए सैलरी के ऊपर में आपको टैक्स डिडक्ट करना है जब सैलरी का अमाउंट इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, है ना। कितने रेट से सैलरी जो आप एम्प्लॉय को देंगे उसके ऊपर टीडीएस करना है। तो सैलरी के ऊपर में जो टीडीएस करना है वो एवरेज रेट से करना है। ठीक है, सैलरी के रेट पर जो टीडीएस का रेट होगा, किस रेट से सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करना है, तो दैट शुड बी एट द एवरेज रेट। तो इसको समझना पड़ेगा व्हाट इज एवरेज रेट, है ना, और कैसे सैलरी पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। और कब डिडक्ट करना है? जब आप सैलरी पे कर रहे हैं, है ना। मतलब पे कर रहे हैं, ये नहीं कि सैलरी ड्यू हो गया तब, पे कर रहे हैं तब उस पे से टैक्स डिडक्ट करना है। आइए अब इसके ऊपर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि सैलरी के ऊपर में टीडीएस हम कैसे करें। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं।
XYZ Limited is paying salary of rupees 7,20,000 to Mr. A। ठीक है, और दिमाग नहीं लगाते लिए कितना रुपया 7,20,000। कैलकुलेट the amount of TDS per month, है ना। तो अब हमको TDS निकालना है कि पर मंथ TDS कितना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 7,20,000 पर इनकम टैक्स निकालना होगा। ठीक है, से सैलरी 7,20,000 बट दिस इज नॉट अ सैलरी इनकम। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना पड़ेगा, है ना, 50,000 रुपीज। हम लोग किस प्रीवियस ईयर के लिए देख रहे हैं, से प्रीवियस ईयर इज 2019-20, हम इस प्रीवियस ईयर के लिए देख रहे हैं। तो सैलरी है 7,20,000 रुपया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 रुपीज का होगा, तो हम लोगों का 6,70,000 रुपीज का नेट सैलरी होगा। अज्यूमिंग एम्प्लॉय का और कोई 80C और ये सबका डिडक्शन नहीं है। तो अगर एम्प्लॉय का और कोई डिडक्शन ये सब नहीं है, 80C एंड ऑल ये सब का, तो इन दैट केस इस पर कितने रुपए का टैक्स लायबिलिटी आएगा, तो 6,70,000 माइनस करेंगे उसमें से हम लोग 5 लाख एंड 170 पर 20% ये 34,000 का, और 12,500 रुपीज होता है 5 लाख के इनकम पर, तो 46,500 इनकम टैक्स होता है, 46,500। और इसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लेंगे एट द रेट ऑफ 4%, तो इसका 4% कम्स टू 1,860। इसको ऐड कर दिए तो 48,360 इज इनकम टैक्स, है ना, टोटल इनकम टैक्स। अब 48,360 रुपीज का टैक्स पे करना है मिस्टर ए को। तो ये टैक्स कौन काट लेगा, XYZ लिमिटेड जो उसका एम्प्लॉयर है वो ये टैक्स काट लेगा और काट करके जमा कराएगा। बट ये सैलरी तो वो हर महीना दे रहा है एम्प्लॉय को, तो वो क्या करेगा, हर महीना एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ कुछ रुपया काटेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 48,360 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 4,030 रुपीज वो क्या करे, हर महीना काट ले। कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए ये भी ठीक है, बट ऐसा इनकम टैक्स नहीं बोलता है कि आप इस तरीके से काटो, वो बोलता है आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो। आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लो 48,760 divided by 7,20,000 into 100. 48,760 divided by 7,20,000 into 100, and this comes to 6.7722%, 2222222, है ना। आप अंदाज से भी निकाल लेना 6.77, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब आप क्या करेंगे, हर महीना जब सैलरी देंगे, है ना, मंथली सैलरी, अगर आप 7,60,000 को डिवाइड 7,20,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हर महीना का सैलरी आएगा 60,000। इग्नोर अदर डिडक्शंस टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ESI एंड ऑल, हम वो सब ध्यान नहीं दे रहे। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर TDS करेंगे एट द रेट ऑफ 6.7722%। ठीक है, तो इसका 6.7722% होता है, वही 4,000 कितना 63। और वही अगर हम बात करते हैं 60,000 इंटू 6.772222%, तो ये आ जा रहा है 4,000, ये भी लगभग उतना ही रुपया आ रहा है।
ठीक है, तो क्लियर है? नहीं, हम गलत लिख दिए यहाँ पर 48 था, वही हम बोले अमाउंट शुड बी एग्जैक्ट, ये 360 होना चाहिए। आई हैव wrongly written it as 48,760. Now rectify 48,360 divided by 7,20,000 into 100. Sorry, the rate should be, इसको हमको सुधारना पड़ेगा, the rate should be 6.71 6666666 66666, है ना? तो हम लोग यही रेट लेंगे 71666666, है ना, इंटू 60,000। देखिए आ रहा है 4030। ठीक है, तो ये डिडक्ट कर देंगे, तो 60,000 माइनस 4030 55,970 रुपीज नेट सैलरी पेड। बात समझ में आया? ये है एवरेज रेट ऑफ टैक्स और इस हिसाब से हम लोग को टीडीएस करना है। क्लियर? नाउ द थिंग इज, अब इसमें थोड़ा और कुछ डालते हैं। क्या? एक्चुअली इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू डिस्क्लोज हिज इनकम as well as like other deposits and eligible items on which like deduction is available। जैसे अगर एम्प्लॉय ने अपना कुछ इंश्योरेंस का पैसा दिया है, तो उस इंश्योरेंस के पैसे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के सामने। अगर वो कुछ और इनकम अर्न करता है या रेंट पे करता है तो वो सब भी डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय वो सब भी डिस्क्लोज कर देता है तो उन सब को भी कंसिडर करते हुए टीडीएस पर ध्यान देना। समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, से एम्प्लॉय का सैलरी है 6 लाख, उसका इंटरेस्ट इनकम है से 10,000, है ना, बस इतना ही इनकम है मान लीजिए। या रेंटल इनकम भी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज कंप्यूटेड, ओके, दिस इज कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि वो है 2 लाख। ये टोटल इनकम है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है मान लीजिए 30,000। साथ ही साथ एम्प्लॉय आपको एम्प्लॉय का पीएफ है, एम्प्लॉयर भी डिडक्ट कर रहा है, एम्प्लॉय का भी पीएफ है, मान लीजिए 72,000। ठीक है, से इतना ही डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉय को, है ना, एम्प्लॉय का इतना ही। और भी कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा का सारा हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो सब भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये सारा डिटेल है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का। अब इस पर कैलकुलेट करना है टीडीएस पर मंथ या एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सैलरी इनकम निकालेंगे। इसके बारे में तो एम्प्लॉयर को सब पता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये बेसिक सैलरी है, ये बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपीज, और कोई नहीं है डिटेल, तो अब डिडक्शन मिलेगा हम लोगों को, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का, है ना। तो नेट सैलरी हमारा बनेगा 5,50,000।
अब इस पर तो टैक्स देना ही देना है, बट इसके साथ साथ मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है 2 लाख, इसके साथ साथ इंटरेस्ट 10,000 का है ना। तो 5 + 2 7,60,000। ठीक है, ये मेरा GTI हो जाएगा। ये कंप्यूटेड है, हम पहले भी आपको बता दिए, दिस इज कंप्यूटेड। अगर ये कंप्यूटेड नहीं होता तो इसमें बहुत सारा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते और कुछ कुछ बात करते, इंटरेस्ट का डिडक्शन एंड ऑल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, बट ये कंप्यूटेड है। तो हमारा ये GTI है। अब हमको डिडक्शन मिलेगा, ये EPF है, ओके, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 और इसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 72,000। तो 1,02,000 रुपीज का हम लोग को यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। तो दिस विल बी 6,52,000। दिस इज योर नेट इनकम, दिस इज योर नेट इनकम। समझ रहे हैं? 6,52,000। तो 7 लाख में 1 लाख गया 6 लाख, और 60,000 में 2,000 गया 52,000। तो अब इस 6,52,000 रुपीज पर कितना रुपया का इनकम टैक्स होगा बताइए। चलिए निकाल लेते हैं कितना रुपया का इनकम टैक्स होगा। तो 1,52,000 पर 20% प्लस आपका 12,500। ठीक है, तो 42,900, इसमें HSC भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 44,616। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो कि एम्प्लॉयर ने निकाला ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर्स मेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये 44,616 रुपीज के इनकम के ऊपर में TDS होगा। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये होगा 44,616 डिवाइडेड बाई 6,52,000 इंटू 100। ठीक है, एक मिनट, यस। तो क्या आ गया रेट, एवरेज रेट, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। 44,616 डिवाइडेड बाई 6,52,000 इंटू 100, it is 6.84%, 8429%। तो अब हम ये रेट से क्या करेंगे, TDS लगा लेंगे। इसका मान लीजिए सैलरी 50,000 रुपया पर मंथ आ रहा है, तो वो इस रेट से हम लगा करके उस पर निकाल लेंगे। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ TDS इस तरीके से निकलेगा सैलरी पर, है ना। वेल, क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से दूसरे प्रोविजन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, सैलरी देखिए कि सैलरी पर TDS क्या करना है, एवरेज रेट से निकालना है ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स। तो उस साल का जो रेट्स इन फोर्स है उसके बेसिस पर एवरेज रेट निकाल लेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे सैलरी इनकम पर, और आराम से TDS हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। रहा बात इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 192। तो सेक्शन 192 के हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर करें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आए सेक्शन 192 2A। ठीक है, सेक्शन 192 2A क्या बोलता है, अगर आप PF से प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं, अगर आप प्रोविडेंट फंड से, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से प्री मेच्योर विड्रॉवल करते हैं। आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे सैलरी हेड में कि अगर 5 साल से पहले, इवन इफ आप अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है। तो इन दैट केस उसका टैक्सेबिलिटी होता है, उसको भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह कंसिडर करते हैं। तो सेक्शन 192A जो है वो ये बोल रहा है कि अगर आप अपना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से पैसा 5 साल के जॉब के पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं, तो इन दैट केस जो पैसा विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर 10% के हिसाब से आपका टीडीएस हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर जो टीडीएस है उस वो कितना परसेंट होगा, 10% के हिसाब से आपका टैक्स कट जाएगा उसके ऊपर। क्लियर है। फिर क्या, लेकिन अगर आप 50,000 रुपया, ठीक है, अगर आप 50,000 रुपया से कम निकालते हैं, ठीक है, अगर आप 50,000 रुपया से कम निकालते हैं मतलब लेस देन 50,000 निकालते हैं, तो इन दैट केस टीडीएस नहीं होगा, है ना। अगर 50,000 से कम का विड्रॉ करते हैं तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये भी कब होगा, जब वो हमको पैसा देगा उस समय वो टैक्स काट करके देगा। मान लीजिए हमने हमारा रिटायरमेंट हो गया 2 साल में और हम फिर कभी जॉब भी ज्वाइन नहीं किया और हमको मिल गया 40,000 रुपया, तो इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोगों को 90,000 रुपया मिलता है तो 90,000 रुपये का 10% दैट इज 9,000 रुपये का टीडीएस हो जाएगा। क्लियर है। बट ऑब्वियस ये भी इम्प्लॉइज के ऊपर ही एप्लीकेबल है और वो इम्प्लॉय इंडिविजुअल होगा, है ना। और कौन देगा, जो भी पीएफ है, पीएफ हो सकता है ट्रस्ट हो, है ना, या और कोई भी स्कीम हो, जो भी ट्रस्टी है उसका या फिर ऑथराइज पर्सन है फॉर मेकिंग द पेमेंट, वो उससे पैसा काट करके आपको नेट अमाउंट ही देगा। क्लियर है। आपका जो अमाउंट वो आपको देगा दैट विल बी द नेट अमाउंट ओनली। क्लियर है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, सॉरी एम्प्लॉयर नहीं, जो पीएफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसमें से टैक्स काटेगा और टैक्स काट करके आपको पैसा देगा पीएफ डिपार्टमेंट। क्लियर है। तो ये था प्रोविजन। गॉट इट। चलिए, तो ध्यान रखना है 50,000 रुपया से ज़्यादा अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा प्री मेच्योर अगर आप विड्रॉल करते हैं पीएफ से, तो आपका वो टैक्सेबल है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपको पता है सिक्योरिटीज क्या होता है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ठीक है, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये सब कोई बॉन्ड, डिबेंचर या किसी तरह का डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो भी होगा, अगर उसका इंटरेस्ट 5,000 रुपया से ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट 5,000 रुपया से ज़्यादा होगा तो उस केस में हम लोग उसके ऊपर टीडीएस करेंगे। अगर उसका इंटरेस्ट 5,000 रुपया से ज़्यादा होगा तो उस पर हम लोगों का टीडीएस होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर कि अगर 5,000 रुपया से ज़्यादा हम पेमेंट करेंगे तो उस पर टीडीएस होगा। ठीक है, ये रहा 5,000 रुपया। लेकिन अगर अगर वो आपका 8% सेविंग बॉन्ड है, अगर वो आपका 7.5% सेविंग बॉन्ड है, तो 8% सेविंग बॉन्ड, 7.5% सेविंग बॉन्ड, इसमें अगर वो 10,000 रुपया से ज़्यादा होगा तब टीडीएस करना है। इतना याद करने का जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 5,000 रुपया से ज़्यादा होगा तो टीडीएस होगा, यही हम लोग के लिए काफ़ी है। बट चलिए पढ़ रहे हैं तो बस सामने है, हम लोग उस पर ध्यान देते रहे। इज दिस क्लियर? तो टीडीएस क्या है, 5,000 रुपया से ज़्यादा हो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो हम लोग को टीडीएस करना है, और अगर बॉन्ड है 8% सेविंग बॉन्ड और 7.5% सेविंग बॉन्ड, तो 10,000 से ज़्यादा होगा तो टीडीएस करना है। तो जो भी कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, वो पे करेगा, वो काटेगा, बट किसको पे करेगा? रेसिडेंट को पे करेगा तो 193 में आएगा, है ना। देखिए सिंपल सा चीज है, ये सब जो लिमिट है ना, ये सब रेसिडेंट्स को पेमेंट करने के लिए लिमिट है। नॉन रेसिडेंट्स को अगर पेमेंट करेंगे तो एक केस छोड़ करके बाकी सब के सब केसेस में आपको हमेशा टीडीएस करना है।
नॉन रेसिडेंट का टीडीएस का प्रोविजन डिफरेंट है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो उस केस में यहाँ पर अभी जो पढ़ेंगे वो मैक्सिमम जगह आप देखेंगे रेसिडेंट रेसिडेंट वर्ड। इज दिस क्लियर? इसीलिए आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं रेसिडेंट वर्ड को, कि अभी हम लोग इन जनरल क्या पढ़ेंगे, रेसिडेंट्स। ठीक है, रहा बात नॉन रेसिडेंट का, तो उस पर सब पेमेंट पर, उसके सब पेमेंट पर अपने को टैक्स काटना रहता है। वो हम लोग जान ही चुके हैं, हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में भी पढ़े। ठीक है, कि नॉन रेसिडेंट को आप जब पेमेंट करेंगे तो उसमें से टैक्स काट करके ही पेमेंट करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी क्या कर रहे हैं, किसी भी हम रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो 5,000 रुपये के ऊपर अगर पेमेंट करेंगे तो टैक्स काट लेंगे और पेमेंट करेंगे। अगर 5,000 रुपया तक है या उससे नीचे है तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर टीडीएस नहीं होगा। रेट कितना है? 10%। कब काटना है? इन दोनों में तो पेमेंट बेसिस पर था, बाकी सब कब काटना है? तो इन जनरल ये जो रूल है ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इन जनरल यही रूल है। ठीक है, कि टैक्स कब काटना है। देखिए, या तो पेमेंट करते समय काटिए, या कभी कभी क्या होता है उधार रह जाता है ना, हम एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का ही, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना। हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दैट मीन्स व्हाट? वी हैव क्रेडिटेड, वी हैव क्रेडिटेड द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना, दैट मीन्स वी आर लाइबल टू पे। तो इन दैट केस बोलता है ईदर यू आर मेकिंग पेमेंट, है ना, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट यू नीड टू डिडक्ट टैक्स, otherwise if you are not making payment you will be crediting the amount, creating your outstanding liability. In that case, the day when you are creating you have to deduct tax. That means you need not require to pass this entry only, you have to add what? Add TDS payable also at that point of time only. मतलब क्या? If the amount of interest is of rupees 100, you need to pay say rupees 90 only. That means your liability towards the investor is rupees 90, whereas your liability towards the government is rupees 10. इज दिस क्लियर? तो कब आपको टैक्स डिडक्ट कर लेना है? तो यू नीड टू डिडक्ट टैक्स इधर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, पढ़े एक बार। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट of such income to the account of the payee, or at the time of payment, whichever is earlier. क्लियर है? तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो जल्दी होगा आपको उसी समय टैक्स काट करके फिर आपका लाइबिलिटी बन जाए। In general, what is the due date of making payment of tax? Tax, I mean TDS. TDS is required to be paid when your liability arises. When your liability arises, either at the time of credit or payment, whichever is earlier. तो आपका जब भी लाइबिलिटी टू पे टीडीएस अराइज हो जाता है, उसके नेक्स्ट मंथ के 7 दिन के अंदर में आपको उसको पेमेंट कर देना है। ये हम लोग अलग से अलग चैप्टर में पढ़े भी हैं। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जो लाइबिलिटी है दैट इज टू बी सेटल्ड विद इन कितना डे? विद इन 7 days फ्रॉम द within 7 days from the end of the month in which the liability of TDS rises. तो उस केस में हम लोगों को TDS जो है वो 7 दिन के अंदर पेमेंट करना है जिस महीना का TDS है। क्लियर है? तो हम लोग क्या है यहाँ पर, अगर हम मान लीजिए कि हम अप्रैल का सैलरी है ना, और 30th सैलरी क्या बोलते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट है, ठीक है, 30th अप्रैल सैलरी, क्योंकि पेमेंट बेसिस पर होता है। सैलरी का अगर हम बात करेंगे ऊपर है सैलरी एज वेल एज पीएफ का जो प्री मैच्योर विड्रॉल है, इन दोनों में द डेट ऑन विच यू आर मेकिंग पेमेंट इज बेसिकली द डेट व्हेन योर लाइबिलिटी टुवर्ड्स टीडीएस अराइजेस। In that case, in the month in which your liability arises, you need to make deposit of TDS in the next month only, है ना, and that is also within 7 days, मतलब 7 तारीख के अंदर कर देना है। तो 30 अप्रैल your interest is falling due and you made a payment, this is due,
and payment is on say 16th of May. ठीक है, तो ये पेमेंट, तो बताइए आपका लाइबिलिटी टीडीएस का कब अराइज हो गया? आपका लाइबिलिटी टीडीएस का अराइज हो गया 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को ही आपको क्या करना है? आपका ड्यू डेट हो गया, आपका लाइबिलिटी हो गया, तो इन दैट केस आपका अब टीडीएस डिपॉजिट करना है 7 मई, जो भी आपका ईयर है। इज दिस क्लियर? अगले महीना का 7 तारीख का। तो लाइबिलिटी कब अराइज हुआ? लाइबिलिटी इज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मेरा तो ड्यू डेट इज अर्लियर है, तो लाइबिलिटी इस दिन अराइज हो गया। नाउ आई नीड टू डिपॉजिट टैक्स इन द नेक्स्ट मंथ बाई 7। समझ में आ गया बात? तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन जनरल 5,000 से ज़्यादा होगा तो आपको टीडीएस करना है, और अगर वो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है तो 10,000 से ज़्यादा हो तो टीडीएस करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका रेसिडेंट को पेमेंट पर ही टीडीएस है। ऐसे तो आप अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस होगा ही होगा, बट सेक्शन 193 रेसिडेंट के ऊपर में ही एप्लीकेबल है। गॉट इट? उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, दैट इज हम लोगों का 193A। ठीक है, क्लियर? आई, एक और चीज ये लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर 5,000 रुपया है, इसका मतलब क्या? ठीक है, 5,000 रुपया क्या था? 5,000 जनरल था, 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर in case of interest on debentures issued by a company in which the public are substantially interested and paid or credited to a resident individual or HUF by an account paid check, no threshold specified in any other case। ये क्या है? No threshold specified in any other case, मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए दोस्त से लोन लेते हैं, है ना, दोस्त से लोन लेते हैं और लोन के ऊपर में आपको इंटरेस्ट देना रहता है। अगर आप अपने दोस्त से लोन लिए और लोन के ऊपर में इंटरेस्ट देना रहता है तो नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन एनी अदर केस, तो उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड नहीं है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट के ऊपर में टैक्स काट करके जमा कराना है। लेकिन अगर आप का जो जहाँ तक बात है ये डिबेंचर्स है, ठीक है, आपका डिबेंचर्स इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी है या अ कंपनी इन विच पब्लिक हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्टेड, तो ये 5,000 रुपये का आपको लिमिट है। इज दिस क्लियर? तो नो थ्रेशोल्ड लिमिट इज स्पेसिफाइड इन एनी अदर केस, और कोई केसेस में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है ना, मतलब जितना रुपया का आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स काटना रहेगा। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपको पता है कि दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और एक होता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो दो तरह का इंटरेस्ट होता है। आइए हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और एक इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, एक छोटा सा चीज हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट जो होगा ऑन सिक्योरिटीज होगा और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होगा। ठीक है, तो ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर में हम क्या बोले? हम बोले कि अगर इसको हम देखें तो हम लोग इस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन सिक्योरिटीज ये सिर्फ कौन पेमेंट करता है? ये या तो गवर्नमेंट पेमेंट करता है, अरे हम गड़बड़ बोल दिया आपको, एक अभी तुरंत बोले ना दोस्त से लोन लिए, वो इसमें आएगा ही नहीं, सॉरी।
अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, वो चीज़ को हम रेक्टिफाई यहाँ कर लेंगे। तो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट और सेंट्रल हो, लोकल अथॉरिटी हो, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो और कंपनीज हो, है ना। तो अगर समझ लीजिए कि वो क्या है, वो आपका स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है, तो 10,000 रुपया से ऊपर अगर होगा तो टीडीएस करना है। अगर आपका ये वाइडली हेल्ड कंपनी, ये छोटा नहीं है, बड़ा कंपनी है, मतलब अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो वाइडली हेल्ड कंपनी अगर होगा तो उस केस में आपको 5,000 रुपया से ज़्यादा, मतलब अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होगा तो आपको टीडीएस करना है। और अदर केसेस में आपका टीडीएस ऑलवेज करना है विदाउट एनी लिमिट। आप 2,000 रुपये का भी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस करना है। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो इफ प्राइवेट कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इफ a company that is not a very big company, a small company is making payment of interest on securities, ठीक है, a company other than company in which public are substantially interested, तो they are required to deduct tax always, ठीक है। तो if that is a company in which public are substantially interested, so they are required to deduct tax when the amount of interest increases rupees 5,000, or if that is specified bond, है ना, 8% और 7.5% बॉन्ड जो हम लोग अभी देखे थे उस पे 10,000 से ऊपर हो तो टीडीएस होगा। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सब का मतलब हुआ जैसे आपका हो गया बैंक का एफडी पर इंटरेस्ट, रेकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। बैंक हो या फिर आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, है ना, या फिर पोस्ट ऑफिस हो, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या और पोस्ट ऑफिस हो, पीओ, ये सब के सब का क्या हो, या तो फिक्स डिपॉजिट कराएं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो बैंक उस पर टीडीएस करेगा, ठीक है। आप फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट ये सब करा सकते हैं इससे भी, है ना। सेविंग बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। सेविंग बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस नहीं होता है। उसी तरीके से, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए अभी हम लोग एक बार इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। तो बैंक टीडीएस करेगा, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, कब? अगर सीनियर सिटीजन को दे रहा है वो टर्म डिपॉजिट पर या रिकरिंग डिपॉजिट पर, फिक्स डिपॉजिट पर या रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, तो 50,000 रुपया से ज्यादा होगा तब फिर टीडीएस होगा। और अदर्स को दे रहा है, मतलब अदर देन सीनियर सिटीजन को दे रहा है, तो 40,000 रुपया से ज्यादा पर उसको टीडीएस करना है। अभी तुरंत अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्या, आइए देखते हैं कि भाई यहाँ ध्यान से देखिए, more than 40,000 in a financial year in case of interest credited or paid by a banking company, cooperative society engaged in banking business, post office on any deposit, मतलब ये तीन ही चीज है, on any deposit under a notified scheme. In all the above cases, if payee is the resident senior citizen, देखिए एक senior citizen resident होगा तभी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देन द लिमिट इज मोर देन ₹50,000, मतलब अगर सीनियर सिटीजन को 45,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, देयर शुड नॉट बी एनी टीडीएस। अगर एक नॉर्मल पर्सन को 30,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ऑन बेसिकली आपका डिपॉजिट्स, और वो भी नोटिफाइड डिपॉजिट्स, है ना, नोटिफाइड स्कीम। तो ये आपका कौन सा डिपॉजिट है, ये आपका एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट है, इसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं।
ये दोनों के दोनों डिपॉजिट को क्या बोलेंगे? टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो अगर आपका टर्म डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट है, तो इन दैट केस उसके ऊपर बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी टीडीएस करेगा। इज दिस क्लियर? गॉट इट? अगर ये नहीं है और दूसरा कोई केस होता है, यहाँ पर दोस्त यार है, हम गलती से उसमें बोल दिए थे, वो तो सिर्फ सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी सिर्फ कंपनीज इशू कर सकता है या गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इशू कर सकता है। तो उस केस में अगर समझ लीजिए कि कोई और इंटरेस्ट है इन इन तो उस केस में 5,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो आपका टीडीएस होगा। जैसे आप अपने दोस्त से लोन ले लेते हैं तो क्या होगा? तो टीडीएस क्या होगा? जैसे इसमें हम अदर्स कर देते हैं तो टीडीएस 5,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट हो गया तो टीडीएस होगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ 40,000 का है और यहाँ कितना है? यहाँ पर 5,000 है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। इज दिस क्लियर? अब टैक्स काटेगा कौन? टैक्स काटेगा कौन? ठीक है, टैक्स, अच्छा रेट कितना है? रेट तो भाई 10% है, हम सब के लिए लिख ले रहे हैं, रेट कितना है? 10%। क्लियर है? टैक्स काटेगा कौन? टैक्स काटेगा जो पे कर रहा है, वो पेयर काटेगा। लेकिन क्या सब पेयर टैक्स काटेंगे? नहीं। देखिए, अभी हम लोग क्या है, कुछ एक पढ़ेंगे, कुछ एक सेक्शंस पढ़ेंगे। आप गौर से अगर देखेंगे तो हम लोग 192 पढ़े थे सैलरी के लिए, 193 पढ़े थे हम लोग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए, उसके बाद 194 से स्टार्ट हो गया, है ना? आप अगर सेक्शंस का बात करेंगे यहाँ पर, तो आइए एक बार ध्यान दीजिए। देखिए सेक्शन 194 ए है ना, ये इंटरेस्ट है। उसी तरीके से सेक्शन 193 भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था, 192 सैलरी के लिए था और 192 ए पीएफ के लिए था। ठीक है, तो हम एक छोटा सा चीज गौर कराना चाहेंगे अभी। ठीक है, आप टीडीएस कौन करेगा? तो वहां उन सब केसेस में पेयर टीडीएस करेगा, है ना? जो पे कर रहा है, सैलरी हम पे कर रहे हैं और किसी को दे रहे हैं जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है उससे ज्यादा है, तो हम टीडीएस करेंगे, है ना? कोई भी है, पेयर इज रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस, है कि नहीं? तो if the individual is pair, if the pair is individual, sorry, if the pair is individual, तो क्या pair is required to deduct tax? Yes, if pair is individual, pair is required to deduct tax. If pair is HUF, yes, यहाँ कहाँ बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए? इज दिस क्लियर? यहाँ नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एनी पर्सन बोलता है ना? यहाँ भी बोलता है एनी पर्सन, यहाँ भी गौर कीजिए, एनी पर्सन, यहाँ भी एनी पर्सन। इज दिस क्लियर? बट इफ वी गो फॉर सेक्शन 194 ए, ठीक है, ध्यान से इधर देखिए, एनी पर्सन अदर देन, क्या बोला इधर? एनी पर्सन अदर देन whom an individual or HUF whose total sales, gross receipt or turnover from business or profession do not exceed the monetary limit specified under section 44AB in the immediately preceding financial year, responsible for paying interest other than interest on securities। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या क्या बोला यहाँ? यहाँ अदर देन बोला, एनी पर्सन उसमें हटा दिया, किसको किसको? इंडिविजुअल को और एचयूएफ को हटा दिया। मतलब क्या? मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, ये सेक्शन 193 था, ये सेक्शन 194 ए है। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर इसके बारे में। गॉट इट? आई, ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो व्हाट इज दिस? तो सबसे पहला
चलिए, तो सबसे पहला कौन कौन पे कर सकता है इंटरेस्ट। देखिए इसमें बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, ये लोग तो इंडिविजुअल नहीं है ना। तो ये लोग इंटरेस्ट अगर पे करेगा तो टीडीएस करेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हमने लोन लिया है, लोन टेकन बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल, ठीक है, पेइंग इंटरेस्ट, interest to say Mr. Y. तो मिस्टर एक्स इज द पेयर, मिस्टर वाई इज द रिसिपिएंट। मिस्टर वाई इज रेसिडेंट रिसिपिएंट, तो उसके पर टैक्स हम लोग का 194A में आएगा, है ना। जहां तक बात है, बाकी नॉन रेसिडेंट पर तो टीडीएस करना ही करना है। तो लोन टेकन बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने लोन लिया, मान लीजिए कि 5 लाख रुपया लोन लिया, किससे, मिस्टर वाई से, और इंटरेस्ट है 10%। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना रुपए का होगा, 50,000। इंटरेस्ट होगा 50,000 का, तो मिस्टर एक्स इंटरेस्ट पे करेगा 50,000 रुपया का मिस्टर वाई को। तो इन दैट केस मिस्टर एक्स तो अदर्स में आएगा, ये बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, या फिर पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो वो अदर्स में आएगा। तो 5,000 रुपया से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट होगा तो उसको टैक्स काटना है। बट सवाल ये उठता है, क्या मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है? यस। एचयूएफ है? अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये अगर किसी को इंटरेस्ट या कोई भी तरह का, अभी तो 194 है, 194A है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट पे करता है तो इन दैट केस ये तभी टीडीएस काटेगा जब इसका सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स ऑडिट, ठीक है। अगर सेल्स टर्नओवर मान लीजिए इसका एक्सीड कर देता है 1 करोड़, इस साल के लिए तो 1 ही करोड़ है, कि 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। या फिर अगर आप प्रोफेशन में हैं तो प्रोफेशन में है तो ग्रॉस रिसीट आपका एक्सीड करे कितना, 50 लाख, ठीक है। तो अगर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख एक्सीड करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो 44 सेक्शन 44AB का जो आपका लिमिट है वो तो यही है। तो अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ 194A में कोई भी इंटरेस्ट देता है किसी को भी, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर में वो टीडीएस करेगा, कब, जब इंडिविजुअल और एचयूएफ का सेल्स टर्नओवर या फिर ग्रॉस रसीट एक्सीड करता है जितना रुपया पर आपका जितना रुपया सेक्शन 44AB में बताया हुआ है। इज दिस क्लियर? तो अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स दे रहा है मिस्टर वाई को इंटरेस्ट, तो हो सकता है कोई टीडीएस नहीं हो। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स इज नॉन ऑडिट एसएससी। मिस्टर एक्स का मान लीजिए पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल टर्नओवर था मान लीजिए 70 लाख रुपया, तो मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। तो इन दैट केस उसको फिर टीडीएस नहीं काटना है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, ऑडिट इसको कराना है कि नहीं कराना नहीं पता, इसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इज नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट स्पेसिफाइड। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ 50 लाख रुपया, ठीक है, तो क्या हमको ऑडिट कराना है? हो सकता है ना हम सेक्शन 44AD का बेनिफिट ले लें। क्या था सेक्शन 44AD? सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव बेसिस था, उसमें तो 2 करोड़ रुपया तक का अगर आपका ग्रॉस रिसीट है तो आपको ऑडिट भी नहीं कराना है, बुक्स भी मेंटेन नहीं करना है, आपको 8% आपका क्या कर देना है, आपको अपना इनकम दिखा देना है। तो अगर आप अपना इनकम दिखा देते हैं 8%, तो इन दैट केस ना आपको ऑडिट कराने का जरूरत है, न ही आपको कोई बुक्स मेंटेन करने का जरूरत है। तो क्या आपको टीडीएस नहीं करना है? करना है। अगर आपका 1.5 करोड़ है तो आपको टीडीएस करना है। डोंट
doesn't matter whether you are keeping books of accounts or not, or getting audited or not. They have specified you what? They have specified you only a provision that, ध्यान से देखिए इधर, whose total sales or gross receipt or turnover from business or profession be, do not exceed the monetary limits specified under section 44AB in the immediate preceding financial year. They are not saying the SSE, the payer should be a tax audit SSE. They are saying that if the payer is an individual or HUF, in that case their last years, immediately preceding financial years, turnover or gross receipt should exceed maximum amount, है ना, that is not required or exempted for tax audit, है ना. अगर वो उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना है आपको? तो आपको TDS करना ही करना है, whether you are getting your accounts audited or not, doesn't matter. समझ में आ गया ये बात? चलिए, तो वही है, यहाँ पर आप मिस्टर एक्स पे कर रहा है तो हमको ये देखना है कि मिस्टर एक्स भाई टैक्स ऑडिट एसएससी है या नहीं. इतना क्लियर? तो यहाँ पर भी वो चीज ध्यान रखना होगा. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए ये सब चीज सब सेक्शन में नहीं था, मतलब इन ऑल सेक्शंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि यही हो, है ना. ए में है, हम आपको बताते चलेंगे भाई किस में है. तो 194 ए में है. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं. आप बोलेंगे क्या सेक्शंस याद करके रखना है? देखिए याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है, सेक्शन. और इन जनरल आपको क्वेश्चन में सेक्शन के साथ में बता देता है कि इंटरेस्ट इज पेड बाय दिस और दैट, है ना. तो अगर नहीं होता है तो बहुत परेशानी नहीं है, बट कर ले तो अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आपका. क्लियर है? तो फिर से रिपीट करते हैं. अगर कोई बैंक किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट देता है एफडी पर या फिर रिकरिंग डिपॉजिट पर, तो उसके ऊपर वो टीडीएस करेगा, है ना. अगर वो 50,000 रुपया से एक्सीड हो और सीनियर सिटीजन हो, अदरवाइज 40,000 रुपया से एक्सीड हो तो उसको टीडीएस करना है. और अगर इसके अलावा अदर केसेस में टीडीएस क्या होगा? 5,000 से ज़्यादा अगर फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है तो टीडीएस करना है. ठीक है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल टीडीएस तभी करेगा इस सेक्शन में जब उसका मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, सॉरी मैक्सिमम बोल दिया, टर्नओवर जो है वो 50 लाख या 1 करोड़ से एक्सीड करता हो, एज द केस. ठीक है. अब रेसिडेंट को देंगे तो टैक्स काटना है, कितना परसेंट काटना है? 10%. अगर हम बात करें तो देखिए इसमें भी 10% था इंटरेस्ट में, है ना. यहाँ पर भी वो 10% ही है. कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज दिस क्लियर? अब एक छोटा सा चीज है इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है. क्या चीज? इस वाले में 194A में अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल टू बैंक ऑन लोन टेकन इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस. ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप अगर टर्म लोन लिए हैं या ओवरड्राफ्ट लिए हैं, तो अगर आप बैंक से इंटरेस्ट लेकर के रखें और आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको टीडीएस नहीं करना. चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचसीएफ हो, टैक्स ऑडिट एसएससी हो, उसको टीडीएस नहीं काटना है अगर वो क्या कर रहा है? बैंक को पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट. ठीक है. बैंक अगर हमको कर रहा है टैक्स काट करके देगा, लेकिन हम अगर बैंक को दे रहे हैं तो टैक्स बैंक, तो हम लोग टीडीएस नहीं करेंगे. हाँ, हम अपने दोस्त से लोन लिए हैं तो 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट होगा तो हम टीडीएस करेंगे, लेकिन अगर हम बैंक से लोन लिया और बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो उस पर टीडीएस नहीं करेंगे. बात समझ रहे हैं? ये आपको याद रखना है. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है 194B.
ये तो ध्यान है, आप पढ़े भी होंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, इसमें 30% का टैक्स होता है। हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़े थे। ठीक है, अगर ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इसका अमाउंट का इसका अमाउंट अगर 10,000 एक्सीड करता है तो फिर हम लोग को टीडीएस करना है, और रेट क्या है, 30% है। और कब करना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये भी कब करना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये याद रखें, है ना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेट क्या है इसका, 30%। क्लियर है, इसका रेट है 30%, और पे करना है कब, जब जब आप इसका पेमेंट करते हैं तब तब आपका टीडीएस करने का लाइबिलिटी है ना। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस भी सेम है, 194B 194B भी दोनों एकदम एक जैसा ही है ना। 10,000 से ज़्यादा का अगर आप कोई भी अमाउंट इन सब का विनिंग से रिलेटेड पे करते हैं, हम लोग इसको तो कैजुअल इनकम बोलते हैं ना, तो कैजुअल इनकम पर टैक्स का रेट भी 30% है और टीडीएस भी 30% है। ध्यान रखिएगा, कैजुअल ये सब पर जो आप जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर टीडीएस के ऊपर में सरचार्ज, ये सब सॉरी एचईसी, ये सब नहीं आएगा। सरचार्ज तो तब आता है जब एक आप स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तब, है ना, अदरवाइज आपका सरचार्ज नहीं आता है। ठीक है, वेल, तो यहाँ पर आपका सेस जो है, हम लोग के एग्जाम के लिए सेस ही रिलेवेंट है, तो सेस जो होगा तो वो हम लोग इन सब पर नहीं करेंगे। हाँ, नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट करेंगे उस पर सेस हम कंसिडर करेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, गॉट इट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194C। तो सेक्शन 194C ये क्या है? सेक्शन 194C बोल रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, किसको, कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से कि भाई हम कोई आप काम करके देंगे, है ना, या मेरा कोई काम कर दो। ठीक है, तो आपने अपने काम के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में आप पेमेंट करेंगे उसको। तो पेमेंट करेंगे तो फिर आप उसके ऊपर टैक्स काटेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेमेंट करते हैं, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट करते हैं, तो इन दैट केस आप टैक्स कब काटेंगे, आप टैक्स तब काटेंगे जब 30,000 रुपया से ज्यादा का पेमेंट करेंगे। तो अगर एक सिंगल पेमेंट है तो, है ना, और अगर एग्रीगेट है तो कितने का, 1 लाख रुपया इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आपका बिल अमाउंट आइए इधर समझ लेते हैं। अगर आपका बिल अमाउंट मान लीजिए 40,000 रुपया है, तो इस पे टीडीएस होगा, इस पर टीडीएस होगा। अगर आपका बिल अमाउंट 25,000 रुपया का है तो आप आराम से पेमेंट कर दीजिए, इस पर टीडीएस नहीं होगा। क्लियर है, तो एक बिल अगर आपका 25,000 रुपया से ज्यादा का है कोई टीडीएस नहीं, 30,000 रुपया एक्सीड करेगा तो आपको टीडीएस करना है। हाँ, अगर मान लीजिए कि उसी आदमी से आपने काम कराया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे करते करते उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट 1 लाख एक्सीड कर दिया है और अब आप उसको पे कर रहे हैं, तो इन दैट केस तब आपका टीडीएस होगा, तब आपका टीडीएस होगा। मान लीजिए इसी आदमी का बिल है एक 25,000 का, दूसरा भी 25,000 का, तीसरा भी 25,000 का, और चौथा जो है, और चौथा बिल हो जाता है मान लीजिए 30,000 का, या छोड़िए ना, 25,000 का ही 5 बिल होता है। कितना, 5 बिल, 25,000 का, ये 3 था, चौथा है 25,000 का, और पांचवा है 25,000 का। तो इंडिविजुअल बिल के हिसाब से नहीं, रादर आपको क्या करना है, टोटल बिल को देखना है। अब इस आदमी का एक ही फाइनेंशियल ईयर में अगर इतना हो गया, तो इंडिविजुअल बिल को अब नहीं देखना है, टोटल बिल के हिसाब से आपको टीडीएस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के आपका 1,25,000 रुपया का अमाउंट हो गया, तो यहाँ पर आपको टीडीएस करना। इज दिस क्लियर?
तो आप क्या करेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिल के ऊपर में टीडीएस नहीं काटेंगे, पेमेंट आराम से कर दीजिए, लेकिन पांचवा जो बिल होगा उस बिल के ऊपर आपको टीडीएस करना पड़ेगा। पांचवा बिल पर आप कितना टीडीएस करेंगे, पूरा 1,25,000 का टीडीएस करेंगे। बात समझ रहे? 1,25,000 रुपए का टीडीएस करेंगे। मान लीजिए टीडीएस का रेट इज 1% से, अभी देख लेते हैं रेट पीछे। मान लीजिए टीडीएस का रेट 1% है, तो 1,25,000 पर 1% टीडीएस आपको करना पड़ेगा। तो 1,25,000 का 1,250 रुपए का टीडीएस होगा। किस पर किया, पूरा 1,25,000 पर। तो जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे ना 25,000 रुपए का, ये जो लास्ट वाला पेमेंट, इसमें से आप 1,250 रुपया काट लेंगे और आप 23,750 पे करेंगे। ठीक है, ये नेट अमाउंट आप पेमेंट कर देंगे। तो आपको टीडीएस फिर कब करना होगा, जब आपका जो अमाउंट एक्सीड कर देता है। और यहाँ पर आइए एक बार देखते हैं फिर से प्रोविजन क्या, कि आपको कब करना है। या तो अगर सिंगल 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 बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो 30,000 रुपया या उससे ज्यादा होता है करना, या फिर आपका टोटल अमाउंट एक साल में 30,000 या उससे ज्यादा का होता है तो करना है टीडीएस। अभी क्या है, कब करना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेमेंट आपका है, अगर आपका उधार का भी बिल बन जाता है तो भी आपको टीडीएस पेमेंट करना है। क्लियर है, कितना करना है, आपको 1% करना है कब, अगर आप किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को देंगे तो, और इसके अलावा और किसी को देंगे तो 2% का टीडीएस करना है ना। ऐसे टीडीएस कितना करना है, आपको 1% का टीडीएस करना है। और अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा किसी को देंगे तो आपको कितना करना है, आपको 2% करना है इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा, और नहीं तो 1% करना है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। जो भी आपको देगा, जो कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट करेगा वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। क्लियर है, ध्यान रहे। जहां तक बात है जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान देना है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ठीक है, तो उस केस में क्या देखना है हमको, कि भाई उसका टर्नओवर जो है वो क्या हो, वो 44 AB के हिसाब से ज्यादा हो। इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही ये पंगा होता है। लास्ट में हम लोग समराइज कर लेंगे भाई, आपको टेंशन हो रहा होगा यार किस में देखना है किस में नहीं देखना है। ऊपर लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल में इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं देखे, इधर देख रहे हैं, फिर 194A का जो इंटरेस्ट था उसमें भी देखें, तो टेंशन नहीं है भाई, हम लोग शॉर्टकट ढूंढ लेंगे इसका, डोंट वरी। क्लियर है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला चीज ये है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर टैक्स काटने वाला है कॉन्ट्रैक्ट पर, तो वो तभी काटेगा जब उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 1 करोड़ या 50 लाख। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो और कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो तो आराम से टैक्स काटेगा। ठीक है, एक और चीज याद रखना है यहाँ पर, अगर पे, क्या, अगर पे, व्हाट, पेई, ठीक है, अगर पेई का हम बात करें, इफ पेई, पेई इज ट्रांसपोर्टर owning up to 10 goods carriage vehicle, तो अगर समझ लीजिए कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं, आप गाड़ी से सामान मंगवाते हैं, उस सामान को आप अपने पास मंगा रहे हैं बार 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 बार, और उसको आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर को अगर आप पेमेंट करेंगे तो इन दैट केस आपको टीडीएस नहीं करना है।
ट्रांसपोर्टर को अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस नहीं करना है अगर उसके पास 10 गाड़ियां हैं, उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं है। 10 से कम हो सकता है, कम हो तो भी टीडीएस नहीं करना है, और अगर 10 से ज़्यादा गाड़ी हो तो टीडीएस करना है। क्लियर है? मतलब रिसिपिएंट, यहाँ दो चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रांसपोर्टर है, कौन? रिसिपिएंट। पे करने वाला तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, ठीक है, या फिर टैक्स ऑडिट एसएससी हो, ठीक है। पे करने वाला तो अपने जगह है, रिसीव करने वाला अगर कोई ट्रांसपोर्टर हो और उसके पास अगर 10 व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, ठीक है, 10 या 10 से कम व्हीकल्स हैं, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा 30,000 या उससे ज़्यादा का लिमिट है, ठीक है, या फिर 1 लाख, 30,000 से ज़्यादा या 1 लाख से ज़्यादा, एज द केस में भी आपको टीडीएस करना है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ को पे कर रहे हैं, रिसिपिएंट वो है, तो टीडीएस 1% होगा, अदरवाइज टीडीएस आपका 2% होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, दैट इज 194D। ठीक है, एक सेकेंड। सेक्शन 194D, इसमें क्या बोलता है? ये बोल रहा है इंश्योरेंस कमीशन अगर आप देते हैं, मतलब एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट है, उसको कौन देगा भाई? इंश्योरेंस कंपनी देगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस एजेंट को कोई भी कमीशन देता है और वो कमीशन का अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹15,000 इन अ ईयर, ठीक है, 15,000 रुपया का कमीशन या उससे 15,000 से ज़्यादा का कमीशन देता है, तो इन दैट केस आपका क्या होगा? आपका टीडीएस, और वो भी कितना? 5%। कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो कोई भी, बट ऑब्वियस इंश्योरेंस कंपनी ही देगा, है ना, ये बड़ा एसएससी ही होगा। तो आपका इंश्योरेंस कमीशन जो होगा, चाहे ये लाइफ इंश्योरेंस पर हो, चाहे ये जनरल इंश्योरेंस पर हो, आपका टीडीएस बनेगा। क्लियर है? और वो भी 15,000 से ज़्यादा का होगा तो टीडीएस बनेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, दैट इज ये तो था आपका 194D, अब 194D। ये ध्यान से, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है और इसमें इस साल अमेंडमेंट भी है। ठीक है, क्या है ये? अगर आप कोई ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, पहले इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर आप कोई ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का अमाउंट आपका स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड रेट से ज्यादा, आप बोलेंगे ये क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं है, आपको आता है, आपको पढ़ा हुआ है। किधर पढ़े? बहुत जगह पढ़े, जैसे समझ लीजिए 80C में ही है। आप मेरे को बताइए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको कितना परसेंट ऑफ सम एश्योर्ड होना चाहिए तो आपको डिडक्शन मिल रहा था? अगर आपने पॉलिसी पुराना रखा है, 31/3/2012 तक का ओल्ड पॉलिसी है पहले से, भाई पॉलिसी क्या है, ये ऐसा थोड़ी हर दिन पॉलिसी लेते हैं, एक बार लिया तो 25-30 साल तक, 35 साल तक वो पॉलिसी चलता है। ठीक है, अगर आपने ये पॉलिसी 31/3/2012 या फिर उसके पहले लिया, ठीक है, इस दिन या उसके और प्रायर, अगर पुराना पॉलिसी है, दैट वी कैन से ओल्ड पॉलिसी, और हो सकता है न्यू पॉलिसी। ये कब से हो? 1/4/2012 ऑनवर्ड्स। तो
तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पुराना रखा हो, ठीक है, या फिर अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नया रखा हो, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पुराना है तो इन दैट केस वो उस पर आप 20% ऑफ सम एश्योर्ड, उस पर आप 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक का प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं और उस प्रीमियम पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। लेकिन अगर आपका नया पॉलिसी हो तो वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, है ना, क्लियर है। और ऐसे ही हैंडीकैप के लिए भी था, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए भी था 15%, तो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। अब चीज समझ में आया, याद आया, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अगर ऐसा पॉलिसी जिस पॉलिसी का प्रीमियम आपका इसके अंदर है, उसका पैसा जब आपको मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, दैट इज एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D। समझ रहे हैं। अब फिर से क्या बोल रहे हैं, अगर आपका इसका पैसा विद इन है, विद इन 20%, व्हाट विद इन, प्रीमियम अमाउंट is within 20% or 10% of sum assured. Premium amount is within 20% or 10% of sum assured. तो क्या होगा, तो इन दैट केस आपका जो भी आपको पॉलिसी वैल्यू received is fully exempt, ठीक है। जो पॉलिसी वैल्यू है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये एक्सीड करेगा तो दैट इज टैक्सेबल, अगर ये एक्सीड करेगा, समझ रहे हैं, तो दैट इज टैक्सेबल। इज दिस क्लियर। और हम यहां लिख लेते हैं, इट्स विद इन नहीं, एक्सीड्स 20% और 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो आप क्या बोलेंगे, तो फिर ये पॉलिसी वैल्यू रिसीव्ड इज टैक्सेबल, है ना। अब ये कैसे टैक्सेबल है, क्या टैक्सेबल है, उसके ऊपर हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हम लोग अब टीडीएस के प्रोविजन में आ रहे हैं। क्या चीज के प्रोविजन में, टीडीएस के प्रोविजन में। किसके लिए टीडीएस होगा भाई, ये तो एग्जेम्प्ट है, नो टीडीएस, इसमें तो टैक्स काटना ही नहीं है, लेकिन इस पे तो टीडीएस करना पड़ेगा, टीडीएस इज रिक्वायर्ड, है ना। इसमें आपको टैक्स काटना पड़ेगा, इधर टैक्स काटने का जरूरत नहीं है, क्लियर। इधर आपको टैक्स काटना पड़ेगा, इधर इसमें, लेकिन इसमें टैक्स काटना नहीं क्योंकि ये टैक्सेबल ही नहीं। तो इसी पर्टिकुलर चीज को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है, उसको भी हम लोग को ध्यान से देखना रहेगा। आइए, समझ में आ गया मेरे ख्याल से बैकग्राउंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो 194DA, एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ भी पैसा मिलता है, if that is equal to or exceeding, मतलब the amount that you have received is either equal to or exceeding rupees 1 lakh, then 1% TDS is to be made. Tax is required to be deducted at the rate of 1% of the entire amount. But ध्यान से, अभी इसी के समय ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, if the amount is received after 1st September to on or after 1st September 2019, आपने वो जो पॉलिसी वैल्यू रिसीव किया है वो अगर 1 सितंबर 2019 या उसके बाद रिसीव किया है, तो इन दैट केस द रेट ऑफ टीडीएस विल बी 5%,
but it shall not be on the amount received. Rather, it will be on the income. नहीं क्लियर हुआ? आइए समझते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं. से premium amount paid till date. आज तक प्रीमियम अमाउंट पे किए से 2,60,000 है ना. ये टैक्सेबल पॉलिसी है. ये टैक्सेबल पॉलिसी है, मतलब इसका प्रीमियम अमाउंट 20% या 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है. टैक्सेबल पॉलिसी, ठीक है. तो प्रीमियम अमाउंट पेड टिल डेट 2,60,000. अब क्या, अब अगर समझ लीजिए कि हम लोगों को अमाउंट मिलता है, अमाउंट रिसीव्ड से 5 लाख, ठीक है, अमाउंट हम लोग को मिलता है 5, ठीक है. अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहला केस देख रहे हैं, इफ रिसीव्ड अप टू 31st August 2019, इतने तारीख तक के समय तक हम लोगों को अगर मिलता है तो टीडीएस कितना होगा, तो फिर टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ 5 लाख. पूरा अमाउंट का 1%, दैट इज 5,000 ओनली. लेकिन अगर आप इफ रिसीव्ड आफ्टर 31/8/2019, मतलब आइदर ऑन 1st September 2019 या उसके बाद अगर आपको मिलता है, तो इन दैट केस टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द इनकम. आपने पे किया 260 बट रिसीव किया 5 लाख. इन दैट केस आपको कितना फायदा हो गया, 5 लाख माइनस 260, दैट मीन्स आपका फायदा क्या हो गया, 2,40,000. तो नाउ इट शैल बी ऑन 2,40,000 एट द रेट ऑफ 5%. तो 2,40,000 का 5% क्या होगा, 12,000. तो हियर द अमाउंट ऑफ टीडीएस विल बी 12,000. बात समझ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है. तो अगर पहले पैसा मिला हो तो जितना मिला सबका 1%, और इसमें क्या है, ये सिर्फ इनकम का 5%. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. पढ़ ले एक बार जल्दी से. तो आपको 1 लाख से तो ज्यादा ही मिला ना, 5 लाख मिला था बाबा, ठीक है. इनकम नहीं है, ये पेमेंट रिसीव जो कर रहे हैं वो है. तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको, अगर आप रेसिडेंट हैं बट ऑब्वियस, आपको अगर इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड देता है तो देते समय 1% टीडीएस करेगा, लेकिन 5% टीडीएस करेगा किसका, ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम, इनकम comprised with effect from 1/9/2019. बात समझ में आया, तो आपका वो 5% होगा, ना कि 1%, ठीक है. चलिए, कब करना है ये, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पे होगा उस समय आपको टीडीएस करना है. गॉट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखते हैं 194E. 194 हो गया. चलिए, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट. अरे बाबा, अभी तक तो सारा रेसिडेंट रेसिडेंट टर्म था, अभी क्या आ गया, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट. वेरी गुड. पेमेंट टू क्या, नॉन रेसिडेंट. ध्यान देना इधर. पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन. ठीक है, यहाँ दो चीजें, एक है नॉन रेसिडेंट और एक किसको स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन. ठीक है.
आप कोई भी इनकम देते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई आता है इंडिया, इंडिया आकर के इंडिया में खेल के गया और इंडिया में कुछ कमाई किया, बट ऑब्वियस खेलेगा तो प्राइज मनी मिलेगा एंड ऑल। या इंडिया में क्या है कि कुछ एडवर्टीजमेंट कर देता है, किसी का स्पॉन्सर बन जाता है। तो ऐसा कोई भी स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन बाहर से आता है और इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, या कोई स्पोर्ट्स का कुछ पैसा अमाउंट जीतता है, ठीक है, तो ये सब सब जो पैसा है जो टैक्सेबल है इंडिया में, इन दैट केस वो सब पैसे से जो भी उसका इनकम हुआ है, देखिए बहुत सारा मनी जो आपका इनकम के रूप में होता है वो बहुत सारा एग्जेम्प्टेड होता है, तो जो एग्जेम्प्टेड है वो नहीं, ये लोग यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं या फिर आर्टिकल्स लिखते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा आर्टिकल्स अपने न्यूज़पेपर में या फिर आप अपने मैगजीन्स में देखे होंगे कि इनका लिखा हुआ रहता है, तो ये लोग अगर लिखते हैं आर्टिकल्स और ये सब सब कुछ, तो इनको पैसे मिलते हैं इंडिया में। तो अगर इनको इंडिया में पैसे मिले हैं तो इन दैट केस उसके ऊपर TDS 20% होगा, है ना। जो भी पेमेंट कर रहा है इनको उसके ऊपर TDS कितना होगा, 20% होगा। बट ऑब्वियस ये कौन है, नॉन रेसिडेंट है, तो 20% प्लस HEC भी होगा, जो कि अपने को पता है इस साल के लिए कितना है, 4%। ठीक है, तो आपको 20% प्लस 4% का आप उस पर HEC भी लगाएंगे। ऐसा नहीं 24%, आपको टैक्स निकालना आता है 20 का 4%, या फिर आप TDS निकाल लीजिए, उसके ऊपर फिर 4% अप्लाई कर दीजिएगा, या फिर अगर आप 20 का 4% लेंगे तो 0.8 हो रहा है, तो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, 20.8% का TDS हो जाएगा, है ना। लेकिन आपका जो 4% है वो सेस है, सेस के अकाउंट में आपका TDS होगा। क्लियर है। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट को आप पेमेंट करते हैं इन सब का, तो आपके ऊपर TDS का रेट कितना है, 20%, और उस पर सेस भी आएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए काम करते हैं, इतना जितना हम लोग पढ़े हैं, है ना, उन सबको जल्दी से एक बार समराइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्लियर है। आइए, सबसे पहले सैलरी पर टैक्स कब काटना है। भाई सैलरी पर टैक्स तब काटना है जब जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है रिसिपिएंट ऑफ द सैलरी, वो एक्सीड कर देता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कितना करना है उसको, एवरेज रेट से हम लोग को सैलरी पर इनकम टैक्स डिडक्ट करना है। ठीक है, कब करना है, जब पेमेंट कर रहे थे तब करना है। ठीक है ना। फिर क्या है आपका 192A, अगर आप प्रोविडेंट फंड का पैसा देते हैं और वो अमाउंट अगर टैक्सेबल है तो उसमें 10% टैक्स काट करके देना है। ठीक है। और हाँ, अगर हम बात करें तो अगर उसने पैन फर्निश नहीं किया तो आपको MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो कि है 30%, उससे उस रेट से करना है। ठीक है। अगर पैन नहीं दिया तो, परमानेंट अकाउंट नहीं दिया तो, एक जनरल रूल भी है वो बाद में पढ़ लेंगे हम लोग पैन का। ठीक है, बट यहाँ पर अगर पैन नहीं देता है तो 30%, नहीं तो 10%। क्लियर है। वही अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का जहां तक सवाल है तो आपका 10,000 से ज्यादा होगा कब, जब आप बॉन्ड्स का, स्पेसिफाइड सेविंग बॉन्ड्स का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 10% TDS करना है। जहां तक बात है अगर कोई कंपनी इन विच पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, उसको अगर आप, वो अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो 5,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट देगा तो ही उसके ऊपर TDS करेगा 10%, और इसके अलावा दूसरे और लोग अगर कोई आपको इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर TDS नहीं होगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं तो 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसमें आपको बैंक या फाइनेंशियल बैंक या सॉरी बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, अगर आपको इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट पर या दोनों मिला करके देता है तो उसके ऊपर उसको TDS करना होगा। ठीक है। हाँ, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर, और अगर नॉर्मल पर्सन है तो 40,000 से ऊपर होगा तो उसको TDS करना होगा, है ना। और इसके अलावा अगर ये सब नहीं है तो फिर 5,000 से ज़्यादा होगा अगर आपका अमाउंट, तो उस पर TDS करना होगा।
अगर हम आम आदमी से किसी से भी लेते हैं तो हमको भी टीडीएस करना है, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹5,000 तो। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर टैक्स काटेगा, इंटरेस्ट मतलब किसी को दे रहा है तो तभी टैक्स काटेगा जब उसका जब वो पेयर टैक्स ऑडिट का इनकम जो है या ग्रॉस रिसीट या सेल्स टर्नओवर से ज़्यादा का टर्नओवर रखा हो। इज दिस क्लियर? अगर हम लोग किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को तो उस केस में उस पर टीडीएस हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम बैंक को दे रहे हैं तो अगर हम किसी अपने दोस्त यार को दे रहे हैं तो उस पर टीडीएस करेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा चीज, बैंक का अगर 4 ब्रांच से हम लोन लिए, है ना, मतलब अलग अलग ब्रांचेस से हम बैंक का लोन लिए और अलग अलग ब्रांच सॉरी अब अलग अलग ब्रांचेस में हम बैंक का फिक्स डिपॉजिट कराए हैं या रिकरिंग डिपॉजिट कराए हैं। देखिए, हम लोन लिए हैं तो हम बैंक को इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने बैंक को पैसा दिया है फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट पर और हमने मान लीजिए बैंक के 3 अलग अलग ब्रांचेस को पैसा दिया है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ठीक है, इन तीनों ब्रांच को अलग अलग पैसा दिया। मान लीजिए बैंक में एफडी का इंटरेस्ट का रेट है 10%। आप बोलेंगे किस बैंक में मिल रहा है बताइए इतना इंटरेस्ट, 6-7% से तो ज़्यादा कहीं नहीं है। हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए किए। मान लीजिए एक बैंक में मेरा 2,10,000 का एफडी है, बैंक एक ही है, मान लीजिए एसबीआई है। एसबीआई के दूसरे ब्रांच में मेरा 1,50,000 का एफडी है, तीसरे ब्रांच में मेरा 2,50,000 का एफडी है। अलग अलग ब्रांचेस है और सब में अलग अलग अमाउंट का एफडी है, तो हमको 21,000 का इंटरेस्ट मिलेगा इधर से, 15,000 का इंटरेस्ट मिलेगा इधर से और 25,000 का इंटरेस्ट मिलेगा इधर से। तो हम लोगों का टोटल इंटरेस्ट हो गया 61,000 का। तो टोटल इंटरेस्ट हमको 61,000 रुपीज का मिला है ना। और किसी भी लेकिन एक ब्रांच से हमारा जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50,000 एक्सीड नहीं किया है। ठीक है, मान लीजिए सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 एक्सीड नहीं किया है। तो इस ब्रांच 1 को क्या टीडीएस करना है, ब्रांच 2 को क्या टीडीएस करना है, ब्रांच 3 को क्या टीडीएस करना है। तो बोलता है पता कैसे चलेगा। ब्रांच 1 को कैसे पता चलेगा कि आप मान लीजिए एक मेन रोड ब्रांच है और एक मान लीजिए कि आपका वसंत विहार ब्रांच है। तो बसंत विहार ब्रांच को कैसे पता चलेगा मेन रोड ब्रांच में आपका कितना है, इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर सब कनेक्टेड होगा एक दूसरे से कंप्यूटराइज्ड वे में, तो कंप्यूटराइज्ड जब सिस्टम बन गया तो अगर स्टैंड अलोन सिस्टम है तब तो फिर टीडीएस अब तक पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे ब्रांच का क्या पोजीशन है। लेकिन अगर सीबीएस होगा, है ना, तो क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम उसको बोलते हैं सीबीएस। अगर सीबीएस है, सीबीएस एक्चुअली क्या होता है, इसमें सारा का सारा बैंक एक दूसरे से क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो अगर कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड है सबका सब बैंक का ब्रांचेस, तो इन दैट केस बैंक का ब्रांच को तो पता चल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन तो एक ही जगह आ जाएगा सेंट्रली। तो इन दैट केस अगर सारा इंफॉर्मेशन एक जगह आ जाएगा सेंट्रली, तो फिर तब तो क्या होगा, तब तो फिर पता चल जाएगा कि भाई एक ही बैंक है, पेयर एक सिंगल है एसबीआई। तो फिर इन सब के सब पर टीडीएस होगा इस 61,000, क्योंकि फिर आप एक्यूमुलेटेड वे में देखेंगे, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट देखेंगे। अगर सीबीएस है तो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, तो कंप्यूटर से सब जुड़ा हुआ है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, सीबीएस देखेंगे, है ना, कंप्यूटराइज्ड है पूरा का पूरा चीज। जरूरी नहीं है कंप्यूटराइज्ड हो तो सब कनेक्टेड हो, स्टैंड अलोन भी हो सकता है। बट अगर सीबीएस है तो हम एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट देखेंगे। इफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज एक्सीडिंग ₹40,000 तो हम क्या बोलेंगे, और 50,000 एज द केस में भी, तो फिर हमको टीडीएस करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर सीबीएस नहीं है, नो सीबीएस,
तो फिर हमको एक्यूमुलेटेड अकाउंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पता ही कहाँ से चलेगा, तो फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखें। इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखेंगे, है ना। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक्सीड करेगा 40,000, मतलब उस ब्रांच का इंटरेस्ट अगर 40,000 या 50,000 एक्सीड करेगा तो फिर टीडीएस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, उसमें एक्यूमुलेटेड आपको नहीं देगा। बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल। इसमें 10,000 से ज़्यादा हो या हॉर्स रेस हो, 10,000 से ज़्यादा हो 194B, 194BB में 30% के रेट से टीडीएस करना है जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी पेमेंट करेगा, ठीक है। 194C कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में आपको टीडीएस करना है, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना, 30,000 या उससे ज़्यादा। अगर एक साल में अगर आप छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं तो एक्यूमुलेटेड अगर अमाउंट 1 लाख रुपया से एक्सीड कर देता है एक ही साल में, तो आपको टीडीएस करना है। समझ रहे हैं? जिस तरीके से 194 ए में इंटरेस्ट, उसी तरीके से 194 सी में पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों का दोनों चीज में अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर पे कर रहा है तो उसका टर्नओवर एक्सीड करेगा, अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तभी उसको क्या करना है, उसको टीडीएस करना। सॉरी, टर्नओवर हम बोल रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट, अगर उनका टर्नओवर जो टैक्स ऑडिट का अमाउंट है 1 लाख या 50,000, उसको एक्सीड नहीं करता है तो उसको टीडीएस नहीं करना है ना। रेट क्या है, 1% या 2%, अगर इंडिविजुअल और एचएफ को देंगे तो 1% के ऊपर होगा तो देना है, करना है टीडीएस, और इसके अलावा 2% करना है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं कि अगर जो रिसिपिएंट है वो अगर कोई ट्रांसपोर्टर है और अगर उसके पास में 10 ट्रक या उससे कम है तो क्या होगा, तो फिर उसको टीडीएस करने का उसको जो भी पेमेंट करेंगे उस पर टीडीएस करने का जरूरत नहीं, ठीक है। एक चीज और चलिए इसमें हमको याद आ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स का भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें कोई टीडीएस नहीं करना है। मान लीजिए हम आपसे 2 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं, कोई टीडीएस नहीं करना है। हम आपसे 50 लाख रुपए का मशीन खरीदते हैं, कोई टीडीएस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम आपको बोलते हैं भैया मेरे लिए ये सामान बना के दो, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें ये चीज बनाना, तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस पर भी टीडीएस होगा कि नहीं होगा। अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नो मटेरियल सप्लाइड, supplied by the contractee, तो नो टीडीएस। मतलब जैसे मान लीजिए आप आए मेरे को और बोले कि मेरे लिए आप 1 लाख रुपया का रसगुल्ला बना करके दीजिए, उसमें मेरा नाम रहना चाहिए और उसमें 3 फूल होना चाहिए, है ना। एक मेरे सर पर फूल होना चाहिए, एक मेरे राइट में और एक मेरे लेफ्ट में फूल होना चाहिए। फूल मतलब आपको फूल नहीं बोल रहे, आप आए आकर के फूल फ्लावर होना चाहिए सर पर, राइट और लेफ्ट, तीनों तरफ फ्लावर फ्लावर होना चाहिए, बीच में हम होना चाहिए। ऐसा 1.5 लाख रुपए का रसगुल्ला बना करके दीजिए। हम बोले चलो भाई एकदम बना करके देंगे। तो इस केस में क्या हम इस पर टीडीएस करेंगे? नहीं, क्योंकि हम आप जो आए हैं आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट के ऊपर में टीडीएस नहीं हो रहा है, लेकिन आप आए आकर के मटेरियल सप्लाई कर दिए, मतलब आप बोल दिए कि भाई आप लीजिए ये छेना लीजिए, है ना, इस छेने से आप ये बनाइए, क्या बोलते हैं, रसगुल्ला बनाइए, आपने मटेरियल दे दिया, तो इन दैट केस ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा इसको हम बोलेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सामने वाले को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे भी नहीं, इन दैट केस इसको परचेज एंड सेल बोलेंगे, है ना। ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमने आया आकर के आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है,
लेकिन हमने आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको अपना करना है सारा का सारा कुछ। लेकिन अगर हमने मटेरियल आपको दे दिया, सप्लाई कर दिया, तो इन दैट केसेस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में टीडीएस होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर फिर आपको टीडीएस करना है। मतलब अगर समझ लीजिए कि हम आपको दो 2 लाख रुपया का, मान लीजिए कि हम आपको ये दे दिए, क्या बोलते हैं, गुड्स, हमसे 80,000 का गुड्स दे दिए और बाकी का बोले कि भाई आप ही अपना लगा दो और लगा करके बनाओ। ठीक है, तो इन दैट केस हमने क्योंकि मटेरियल सप्लाई किया, आपने लेबर चार्जेस प्लस आपका जो थोड़ा थोड़ा मटेरियल होगा वो लगेगा। ठीक है, तो इस केस में आप जो हमसे पैसा लेंगे उस पर टीडीएस आप करेंगे। क्लियर है? तो 1.5 लाख रुपया का अगर समझ लीजिए वो बना है, तो इन दैट केस हम 80,000 का आपको छेना दे दिए और 1.5 लाख का आप हमको ये रसगुल्ला बना करके दिए, तो 70,000 हमसे चार्ज करेंगे और 70,000 पर आप टीडीएस करेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर गुड्स का होता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर एक भी मटेरियल हम सप्लाई नहीं करते हैं, कोई टीडीएस नहीं। लेकिन अगर हम मटेरियल सप्लाई करके अपने हिसाब से बनवाते हैं, इस पर टीडीएस होगा, है ना। और ये कितना होगा, अगर इंडिविजुअल और एचएफ का है तो 1%, अदरवाइज 2%। क्लियर है? चलिए, देन है 194D, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इंश्योरेंस कमीशन पेमेंट करते हैं किसी भी अपने इंश्योरेंस एजेंट को, तो 5% का टीडीएस करेंगे। ठीक है, वही है, प्रोवाइडेड अमाउंट 15,000 से एक्सीड होगा तभी। इसके अलावा अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 194D लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको हम पे किए थे प्रीमियम के रूप में, अगर वो पैसा हमको वापस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर वो पैसा हमको हमने जब पे किया था तो उस समय हम लोग उसको 20% या 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा का पेमेंट किए थे, तो हम लोग का वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो अगर वो अमाउंट हमको 1 लाख रुपया से ज़्यादा का मिलता है एट द टाइम ऑफ से पेमेंट, तो उस केस में हम लोग के लिए वो टैक्सेबल भी है और उस पर टीडीएस भी होगा। अगर वो अमाउंट 1/9/2019 के पहले आपको मिलता है तो उस पर 1% पूरे अमाउंट पर टीडीएस होगा, अदरवाइज 5% ऑन योर इनकम पर टीडीएस होगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। 194E, ये क्या बोलता है, ये नॉन रेसिडेंट के ऊपर है। बोलता है अगर कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया आकर के कुछ कमाता है, या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया आके कुछ कमाता है और वो टैक्सेबल होता है, तो जैसे वो उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिल सकता है, उसको कुछ आपका कुछ आर्टिकल्स लिखने पर मिल सकता है, या फिर कुछ सजेशंस देने पर, कंसल्टेंसी देने पर मिल सकता है पैसा, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है और उस पर 20% का टीडीएस है। और ध्यान रखना है इसके ऊपर में हम लोग को एचईसी भी बनेगा। ठीक है, क्लियर है? कब करना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं। अभी एक बार ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का प्रोविजंस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जाइए जल्दी से, है ना, एक ब्रेक लीजिए और तुरंत आइए।